नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज जानेंगे पंजाब की राजनीति स्थिति और जातियों का समीकरण। दलित सिख चेहरे के साथ चरणजीत सिंह चन्नी बने पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री। इस एक्शन के साथ कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में अपनी सारी विरोधी पार्टियों को बैकफुट पर ला दिया है। तीनों विपक्षी पार्टियां जिस एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में उतरने वाली थी, कांग्रेस ने उसे पंचर कर दिया है। क्या यह 2022 के चुनाव के लिए होगा मास्टर स्ट्रोक? क्या यह एक पंजाब राजनीति में युग परिवर्तन के संकेत हैं? स्मरण रहे, भारत के पंजाब राज्य में दलितों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। आइए इसकी हकीकत को जानते हैं और टटोलते हैं राजनीतिक धरातल को। पंजाब में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसा पहली बार है कि जब दलित और हिंदू इस पंजाबी बहुल बॉर्डर स्टेट की सियासत के केंद्र में है। अभी तक यहाँ दोनों प्रमुख सियासी दल शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस राज्य की कुल आबादी की 19% का हिस्सा रखने वाले जट सिखों पर ही दांव लगाते थे। मगर इस बार सबकी नज़र 70% दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और हिंदू वोट बैंक पर है। इस सोच में भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल भी शामिल हैं। पंजाब की राजनीति में दलित और हिंदुओं की उपेक्षा किस कदर होती रही है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि रामगढ़िया सिख बिरादरी से ताल्लुकात रखने वाले ज्ञानी जैल सिंह 1972-76 के कार्यकाल को छोड़ दें तो 1967 के बाद पंजाब में नॉन जट कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या पंजाब में जट राजनीति 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ सकती है? विपक्षी दल चुनावी रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उपेक्षित दलित समुदाय को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में किसान विरोधी 3 अधिनियमों का विरोध करने वाले किसान नेताओं को सत्ता से दूर रखने के लिए दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जनसंख्या लगभग 32% हिस्सा है। दलित जो ईसाई और मुसलमान में परिवर्तित हो गए हैं को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 38% के पास पहुंच जाता है। दलितों के बाद ओबीसी 31.9% दूसरे सबसे बड़े प्रभावशाली मतदाता वर्ग है। राजनीतिज्ञों की निगाहें इन्हीं वर्ग पर गड़ी हुई हैं। वही उच्च जाति सामान्य वर्ग में जाट लगभग 21% और ब्राह्मण और बनिया 12% है। पंजाब में लगभग 32% की कुल दलित आबादी में से 60% से अधिक रविदासिया आबादी है। राज्य के दोआबा क्षेत्र जालंधर, होशियारपुर, नवाशहर और कपूरथला जिले में दलितों की आबादी सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोआबा की कुल जनसंख्या 52.08 लाख थी, जिसमें से 19.48 लाख दलित थे, जिसमें से 11.88 लाख रविदासिया, 4.56 लाख वाल्मीकि और शेष 3.4 लाख अन्य दलित समुदाय शामिल थे। दलित मुख्यमंत्री की ताजपोशी के बाद यह देखना अब ज़रूरी है कि आने वाले पंजाब राज्य के चुनाव में दलित वोटर किस करवट बैठेंगे। पंजाब में जातियों पर लेखक देशराज काली से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वह बताते हैं कि आज़ादी से पहले से ही पंजाब में दलित अलग अलग टुकड़ों में रहे। वाल्मीकि, आधर्मी मूवमेंट या रविदासिया, कबीरपंथी, मजहबी सिख 32% दलित आबादी है तो उसमें से 32 ही गुट हैं। दूरियां इतनी अधिक हैं कि दलित के अलग अलग गुट आपस में रोटी बेटी का भी रिश्ता नहीं रखते। अगर एक गुट के साथ कुछ गलत हो जाए या अन्याय हो जाए तो दलितों का दूसरा तबका उसका साथ नहीं देता। ऐसे में दलित एकजुट हों या दूर की कौड़ी है। पंजाब में जाति का इस तरह से कभी भी उभार नहीं देख पाए जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। इसके 2 कारण हैं। एक तो सिख धर्म की अवधारणा जाति रहित समाज की तरह हुई थी।
दूसरा, पंजाब में आर्य समाज का भी अच्छा खासा असर रहा है। हालांकि वह भी पूरी तरह से एक माने जाने वाला समूह नहीं है। पंजाब में 39 समुदायों को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वह सभी राजनीतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उदाहरण के लिए रामदासिया जो सिख धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, हिंदू जाति व्यवस्था में शामिल तथाकथित निचली जाति थी। रामदासियों में अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन इस समुदाय का एक बड़ा वर्ग अब सिख परंपरा का हिस्सा है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम भी रामदासिया सिख थे। बीएसपी का गढ़ कहे जाने वाले दोआबा क्षेत्र में इस समुदाय का दबदबा है। एक अन्य प्रभावशाली उपजाति आधर्मियों की है, जिसमें रविदासियों के नाम से उनको जाना जाता है। वह सिख धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं और अब रविदासिया पंथ का पालन करते हैं। वह गुरु ग्रंथ साहब, अंबेडकर और संत रविदास की एक साथ पूजा करते हैं। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में मजहबी सिखों का दबदबा है। पत्रकारिता से जिंदगी शुरू करने वाले स्वर्गीय सरदार बूटा सिंह देश की राजनीति में सबसे बड़ा मजहबी सिख का चेहरा रहे थे, जिन्हें अनेक पदों पर आजमाया गया और वह उसमें सफल भी रहे। राज्य सरकार द्वारा हिंदू समझे जाने वाले वाल्मीकि पंजाब में अनुसूचित जनजाति की आबादी का 11.2% है। वह राज्य में शहरी इलाकों में बसे हुए हैं। पंजाब समाज कल्याण विभाग के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में वह 73.3% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि 26.67% शहरी इलाकों में रहते हैं। वहीं पंजाब में 31.9% ओबीसी आबादी है। साथ ही पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 34 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नायक काशीराम पंजाब के होशियारपुर के ही थे। उन्होंने 1984 में अपनी पार्टी बनाई थी। काशीराम का परिवार उनके ननिहाल और पंजाब के रोपड़ जिले के पृथ्वीपुर गांव में रहता है। वहीं काशीराम का जन्म हुआ था। सोचने वाली बात है, काशीराम भी दलितों को पंजाब में लामबंद नहीं कर पाए, जबकि आज से करीब 26 साल पहले मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। 1992 की पंजाब विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 9 सीटें मिली थी। तब अकाली दल ने चुनाव में बहिष्कार किया था और 1996 की लोकसभा में 3 संसद सदस्य चुने गए थे। 1992 में बीएसपी का वोट शेयर 16% था, जो कि घट के 2014 में 1.9 यानी 2% से भी नीचे पहुंच गया था। और अभी हाल ही के चुनाव में देखा गया कि यह बढ़कर 3.4% हो गया। अकाली दल ने बीएसपी के साथ 2022 का चुनाव में गठबंधन किया है, पर यहाँ के जट सिखों के साथ मेल मिलाप से बीएसपी को इसका फायदा होगा या नुकसान, यह देश की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। संदर्भ रहे होशियारपुर की लोकसभा सीट, जो कि पंजाब राज्य में है। 1989 से ही बीएसपी की राजनीति प्रयोगशाला रही है। होशियारपुर लोकसभा चुनाव में मायावती 1992 में हारी तो काशीराम 1996 में यहीं से जीते, पर बीएसपी की यह जीत 2 साल से ज़्यादा नहीं रह पाई। उस समय कांग्रेस के स्क्वाडन लीडर कमल चौधरी ने बीएसपी को यहाँ से 3 बार हराया था, जो आजकल अकाली दल में हैं। होशियारपुर से ही सांसद सोम प्रकाश केंद्रीय मंत्री हैं और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला को एनडीए सरकार ने एसटी/एससी आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। सापला और सोम प्रकाश दोनों ही दोआबा क्षेत्र में रविदासीय समुदाय से आते हैं। इस साल मई-जून में बने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे पैनल, जिसने हाल ही में कांग्रेस के असंतुष्टों को सुना था, को बताया गया कि भाजपा और आरएसएस के लोग कांग्रेस में प्रमुख दलित चेहरों को सीएम पद की पेशकश करके लुभा रहे हैं। तभी से कांग्रेस ने वेट एंड वॉच की नीति पर चलते चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, जो चमकौर साहिब विधानसभा से तीसरी बार विधायक बने हैं।
वह पहली पीढ़ी के राजनेता हैं। साल 2007 में चन्नी ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था, वो भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें कांग्रेस को ज्वाइन करवाया था। साल 2012 और 17 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर ही जीता था। याद रहे, कांग्रेस ने 2017 में 34 आरक्षित सीटों में से 22 पर जीत हासिल की थी। आप ने 9 और अकाली दल ने 3 पर, लेकिन केवल 3 को ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिससे इस वर्ग में काफ़ी नाराज़गी थी। अब लगता है कि पंजाब के दलित और अनुसूचित जनजातियों को चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में एक सशक्त आवाज़ मिल गई है। क्या यह आवाज़ 2022 में कांग्रेस को सत्ता की वापसी दिला पाएगी? कांग्रेस का कहना है कि उसने ही सबसे पहले दलित राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और अब पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री दिया है। क्या यह 2022 में इसका फ़ायदा उठा पाएंगे? क्या जातियों के समीकरण और गैर जाट के मुख्यमंत्री बनने से पंजाब की राजनीति अशांत होगी या सभी जातियों को एडजस्ट कर पाएगी? यह सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आइए इंतज़ार करते हैं इस जवाब का 2022 के चुनाव तक। साथियों, आपको मेरा पंजाब एपिसोड कैसा लगा? पसंद आया तो कमेंट, शेयर और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।